चलिए भाई, चले एक बार बताना लास्ट क्या पढ़ा था अपन ने? व्यंजन पूरे किए थे ना? अरे व्यंजन पूरे किए थे ना? व्यंजन पूरे करने का मतलब है सर, हमने व्यंजनों का सबसे पहले या लास्ट क्लास की मैं बात करूं तो हमने इनका क्या पढ़ा था? उच्चारण स्थान के आधार पर खत्म करे थे क्या? बोलो हाँ या ना? कितने उच्चारण स्थान पढ़े थे? अरे बोलो कितने पढ़े थे? 11। बोलो कितने पढ़े थे? 11 पढ़े थे। और 11 को हमने सूत्रों के द्वारा याद किया था क्या? एक दो मैं पूछ लेता हूँ। यदि आपसे पूछा जाए कि चे वर्ग का उच्चारण स्थान होगा तो बोलो क्या पढ़ा था? बिच्छू नहीं, इच्चू ऐसा नाम तालू। बोलो क्या पढ़ा था? अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं कि आपसे पूछा जाए दंत से का उच्चारण स्थान होगा। अरे सर आपने बोल दिया तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, कौन से वर्ग के साथ बोला जाएगा? है? हाँ, क्या बोला था जी? हमने लिखा था तुलसा नाम। अरे तुलसा नाम दंत्य। बोलो हाँ या ना? जिसके अंदर हमने ते वर्ग को भी शामिल किया था, इसके साथ में हमने पूरे इस जो से है दंत से को भी शामिल किया था। उसके अलावा और किस किस को बोला था? रे हाँ या ना? पक्का? इसके अतिरिक्त और बताओ, यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसा ऐसा वर्ग कौन सा होगा या ऐसा वर्ण कौन सा होगा, केवल वर्ण की बात कर रहा हूं ना, जिसके उच्चारण स्थान 2 से अधिक है। 2 से अधिक, हाँ बोलो कौन होगा? जिसके कौन कौन लिखवाए थे? एक तो लिखवाया था काकल्य। बोलो क्या लिखवाया था? एक लिखवाया था अली जीवा। बोलो क्या लिखवाया था? और एक को लिखवाया था कुछ, हाँ है ना? कंठ। बोलो क्या लिखवाया था? जिसको हमने सबसे पहले फॉर्मूले में लिखा था अकु है विसर्जनीय नाम कंठा। बोलो हाँ है ना? अकु है विसर्जनीय नाम कंठा। बोलो लिखा था नहीं लिखा था? मतलब वो भी किसका उच्चारण स्थान था? है को और किससे बोला जा सकता है? बोलो हाँ है ना? अच्छा, आपसे पूछा जाए कि इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान निम्न में से होगा। ए दई तनी, ए दई तो कंठ तालु। बोलो ये लिखा था क्या? ए दई तो कंठ तालु। क्यों होगा कंठ तालु? उसका कारण बताया था। कारण ये था सर, ये जो ए और ऐ है ना, इनका जो मिलन है या ये किससे मिलकर के बनती है, वो वर्ड हमने देखे थे कि ए या आ के बाद में ई या दीर्घ ई आ जाए तो इनसे मिलकर के क्या बनती है? रे अब हमने ये भी देखा था कि ए और आ का जो उच्चारण स्थान होता है ये कंठ होता है, और ई या दीर्घ ई का उच्चारण स्थान है ये तालु होता है, और इन दोनों के संयोग से ये एक वर्ण बनता है। इसलिए इनको एक बार में बोलो क्या उच्चारण स्थान नाम दिया? ए दई तो कंठ तालु। बोलो क्या दिया? ए दई तो कंठ तालु। एक और हमने पढ़ा था ओ दऊ तो कंठोष्ठ। उनमें कोई दो वर्ण पढ़े, वो दो वर्ण कौन कौन से थे? आपसे पूछा जाए ऊ या दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान होगा तो ओ दऊ तो कंठोष्ठ। बोलो कंठोष्ठ पढ़ा था क्या? हाँ या ना? अरे कंठोष्ठ इसलिए पढ़ा था सर कि यदि आपको ऊ या दीर्घ ऊ और इससे पहले दिया गया हो ए या आ, बोलो हाँ या ना, इन दोनों वर्णों से मिलकर के एक वर्ण बनेगा। बोलो क्या? हाँ या ना? इसलिए ओ दऊ तो कंठ ओष्ठ लिखा था हमने। क्यों लिखा था? क्योंकि ए और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ऊ और इस दीर्घ ऊ को किसके उच्चारण स्थान में पड़ा था सर? इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। बोलो कौन है? ओष्ठ। अरे कौन है? ओष्ठ। इसलिए इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोला? ओ दऊ तो कंठोष्ठ। बोलो बात समझ में आई क्या? पक्का? अच्छा, फिर हमने और भी पढ़े थे वर्तस्य। वर्तस्य का मतलब हमने बताया था कि वर्तस्य का मतलब होता है जी मसूड़ा। बोलो क्या होता है? तो मसूड़ों से उच्चारित होने वाली ध्वनियों में कुछ किसको पढ़ा था? अरे किसको पढ़ा था? केवल और केवल वे को पढ़ा था। वे नहीं वे। क्या पढ़ा था? वे। क्या पढ़ा था? बे वन वाला पढ़ा था जी। कौन पढ़ा था? हाँ बे वकील वाला। कौन पढ़ा था? वकील वाला। यहीं से एक क्वेश्चन भी आ चुका है और आता है।
यदि हम नीचे के होठ को काट दें, बोलो किसको काट दें? यदि हमारे नीचे के होठ को काट दिया जाए तो किस वर्ण की ध्वनि को उच्चारित करने में असुविधा होगी? बोलो किसको? वे को, वे वन वाले को। आई बात समझ में? पक्का? दंडनाटन मामला, जच्चे मामलो, हाँ है ना? और पूछ लूं? चलो, हमने ये भी पढ़े थे क्या? महाप्राण वर्ण। बोलो क्या पढ़े थे? सबसे पहले मुझे ये बताओ महाप्राण वर्णों का मतलब क्या है? हाँ हाँ, नहीं नहीं पहले के बता दो। हवा ज्यादा निकलती है, महा का मतलब ही होता है ज्यादा या अधिक। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में मुख विवर से वायु ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, बोलो क्या कहलाते हैं? महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्णों के अंदर शामिल किस किस को किया था? बोलो प्रत्येक वर्ग के कौन कौन से वर्ण होंगे रे? दूसरा और चौथा, मतलब महा का मतलब है 24। बोलो क्या है? अरे क्या है? मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। इसके अतिरिक्त चारों वर्णों को और शामिल किया था, उस वर्णों को। बोलो हाँ है ना? अरे किया था नहीं किया था? इसका मतलब स और है। बोलो हाँ है ना? ठीक है। ऐसे ही हमने एक और ध्वनि पढ़ी थी, अल्प प्राण। बोलो क्या पढ़े थे? अल्प प्राण का मतलब क्या होता है सर? अल्प का मतलब बताया था मैंने, बोलो क्या होगा? अल्प का मतलब होता है थोड़ा, या अल्प का मतलब होता है कम। बोलो यही बताया था क्या? तो इनको क्या बोला जाएगा रे? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में मुख विवर से हमारी प्राणवायु या श्वास या हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है। बोलो कैसी मात्रा में? कम मात्रा में। कैसे पता चलेगा सर इसमें? अच्छा, कौन कौन से आएंगे इसमें सर? पहला, तीसरा और पांचवा। बोलो पहला, तीसरा और, आप बोल के देखो के। अरे बोलो ना, ऐसे हाथ को पास में लेके आओ, के, और धीरे से बोले, मतलब आपका मन करे जैसे बोले के। अब बोलना खे। अरे बोलो ना हाथ लगा के, और फिर बोलो खे। आपको कौन से वर्ण के अंदर ध्वनि महसूस होती है? मतलब हवा निकलती हुई महसूस होती है। खे के अंदर आ रही है क्या? फिर बोला गे, बोलो आई क्या? नहीं आएगी। लेकिन आपने बोला घे, देखो आई या नहीं आई? अरे तो बोल सकते हो ना के, मतलब हमारी जो प्राणवायु है वो इतनी मात्रा में बाहर नहीं निकलती है। लेकिन जैसे ही आपने खे का उच्चारण किया, इसका मतलब आपकी जो श्वास है वो बाहर ज्यादा मात्रा में निकलती है। बोलो निकलती है नहीं निकलती है? पक्का? दंडनाटन मामला। इसके अतिरिक्त हमने और भी शब्द बात करी थी सर, और वो शब्द कौन कौन से थे? एक शब्द मैंने आपको बताया था अघोष वर्ण। बोलो कौन से वर्ण? और एक बताए थे सघोष वर्ण, और उन सघोष वर्णों को ही घोष वर्ण भी कहा था। बोलो हाँ या ना? आपसे बोला जाए सघोष वर्ण, बोलो कौन से वर्ण? सघोष का वर्ण है। उससे पहले हमें सर इस घोष का पता होना चाहिए कि घोष का मतलब क्या है। बोलो हाँ है ना? तो घोष का जो अर्थ है वो होता है सर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में गूंज, या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में नाद, या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में कंपन उत्पन्न होता है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में गूंज, नाद या कंपन उत्पन्न होता है, वे सभी वर्ण सघोष वर्ण कहलाते हैं। बोलो कौन से वर्ण कहलाते हैं? और एक पढ़ेंगे हम अघोष। ए का मतलब क्या होता है? नहीं होना। मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करा जाए तो उनके उच्चारण करने में नाद, गूंज, कंपन उत्पन्न नहीं होती है, वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। बोलो हाँ है ना? अरे दंडनाटन मामला। पक्का? ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक। इससे पहले तो हम पढ़ते ही आ रहे थे, वो भी व्यंजनों के भेद करे थे। आज अब हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे, और नया अध्याय क्या? इसी का एक पार्ट है। पहले हम व्यंजन पढ़ रहे थे क्या? अब हम स्वरों का करेंगे। बोलो किसका करेंगे? हाँ किसका करेंगे? सबसे पहले मुझे बताओ स्वर कहते किसे हैं? हाँ कौन बताएगा? नहीं लेनी पड़े। हाँ और वो वर्ण जिनको उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण को आवश्यकता नहीं। ये इसने तो बताइए, यही तो बताइए इसने। इसके अतिरिक्त 3 डेफिनेशन लिखाई थी ना मैंने। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां। इसके अतिरिक्त 3। हाँ, वाग्य यंत्र के
स्पर्श किए बिना हमारी जो प्राण वायु है या श्वास है या हवा है वो बाह्य यंत्रों को स्पर्श किए बिना मुख से सीधी बाहर निकल जाए, उनका उच्चारण स्थान या उन उच्चारण वाली ध्वनियों को हम क्या कहेंगे? यदि इसमें नहीं का अंतर कर दिया जाए, मतलब नहीं निकले, मतलब व्यंजनों में, मतलब स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होए वो व्यंजन, जिनमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़े वो व्यंजन। बोलो हाँ या ना? पक्का? ठीक है सर। अब आप सब डाल लेंगे, पहला पॉइंट बनाए स्वरों का वर्गीकरण। आपसे पूछा जाए स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो यह संख्या कितनी होती है तो बोलो कितनी होती है? 11। यदि संस्कृत में पूछा जाता तो, अरे संस्कृत में पूछा जाता तो पक्का? दंडनाडन मामला? ओके, लिखना क्या लिखा सर? स्वरों का वर्गीकरण। एक डायग्राम बना देता हूं। वर्ण दो प्रकार के, बोलो कितने प्रकार के? दो प्रकार में पहला जो प्रकार है वो हम पढ़ रहे हैं, बोलो कौन सा? दूसरा, कोई गया क्या बाहर? दूसरा जो प्रकार है वो है, बोलो कौन? अरे कौन है? यदि आपसे पूछे जाए कि स्वरों की संख्या, और स्वरों की संख्या भी किसके अंदर पूछी जाए? आपसे पूछा जाए हिंदी में स्वरों की संख्या तो कितनी होती है? आपसे पूछा जाए संस्कृत में स्वरों की संख्या, बोलो किसमें? अरे किसमें पूछा जाए? संस्कृत में पूछा जाए तो कितना बताएंगे? यदि आपसे पूछा जाए व्यंजनों की संख्या, बोलो हाँ या ना? अरे पक्का? दंडनाटन मामला? बोलो ना यार। वर्ण कितने प्रकार के? पहला, दूसरा, हिंदी में स्वर, संस्कृत में स्वर। आई बात समझ में? अब ये तो बना रखा होगा आपने, है ना? बन रहा है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण, और कितने प्रकार से? अरे कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। तो डाले स्वरों का वर्गीकरण और एक एक का नाम लिखेंगे। सबसे पहला डाले उच्चारण अवधि। उच्चारण अवधि, या इसी को बोल सकते हैं हम, अवधि का नाम आया ना? बोलो क्या बोला हमने? उच्चारण अवधि, या उच्चारण मात्रा, या उच्चारण समय। हाँ या ना? तीनों एक ही बात है सर। किसके आधार पर? उच्चारण अवधि या उच्चारण मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर। पहला पहला भेद। अगला नाम डाले, अगला नाम डालेंगे सर हम ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर अगला नाम डालेंगे जी तीसरा, ओष्ठाकृति। हाँ, कृति का मतलब होता है रचना, बनावट। ओष्ठाकृति के आधार पर तीसरा डाले, तीसरा डाले सर अली जीवा के आधार पर, या अली जीवा का मतलब आप तो सीधा लिख ले, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। चौथा भेद मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति, मुख की आकृति है ना, मुखाकृति के आधार पर। और अंतिम पांचवा भेद नासिका के आधार पर। हाँ, फोर्थ वाला मुखाकृति के आधार पर, नासिका के आधार पर। डाला क्या? देख लो, कोई रह गया हो तो इधर देख लेना, कोई बात नहीं है ना। सबसे पहला सर हम डाल रहे हैं उच्चारण उच्चारण अवधि, और इस उच्चारण अवधि को अन्य नाम भी दिया जाएगा। उच्चारण अवधि बोलो, या मात्रा के आधार पर बोलो, या उच्चारण समय के आधार पर बोलो। बोलो पहला भेद किस पर किया है? उच्चारण अवधि, मात्रा या समय के आधार पर। किनका भेद?
हेलो अपनी बैटरी चार्ज आ जाएगी। हेलो 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 बंद कर दो हेलो